हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अशोक टाक एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका एजुकेशनल हब पे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, यानी कि जिसका नाम है दोस्तों बहुपद, यानी कि चैप्टर नंबर 2। इसमें दोस्तों बोर्ड में 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम शुरुआत से आपको करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो चैप्टर का नाम है दोस्तों बहुपद, यानी कि कक्षा 10th का, तो पहले बहुपद के बारे में हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि ये कहाँ कैसे क्या करते हैं। बहुपद के अंदर ये कितने प्रकार होते हैं, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर, यानी कि जो बहुपद का जो बेसिक नॉलेज है दोस्तों वो जरूरी लेना है पहले। यदि आपको बहुपद का यदि बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो बहुपद यानी कि जो पॉलिनोमियल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम अच्छे से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बोर्ड क्लास हो 10th क्लास हो तो बहुपद के बारे में दोस्तों आप अच्छे से पढ़ना, बने रहे इस वीडियो के अंदर लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुपद लिया दोस्तों, पॉलिनोमियल लिया। देखिए दोस्तों यहाँ एक शब्द आ रहा है जैसे बहुपद। देखिए दोस्तों बहु यानी होता है दोस्तों मैनी, बहु यानी दोस्तों मैनी, और दोस्तों पद यानी हो गया दोस्तों आपके टर्म। पद यानी हो गया दोस्तों आपके टर्म। मैनी यानी बहुत से, मैनी यानी बहुत से, ठीक है। और टर्म यानी पद, यानी कि बहुत से पद मिलकर जो साइक्रिया या जो बनाता है समीकरण वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, बहुपद कहलाता है। यानी कि मैनी प्लस टर्म, यानी कि बहुत से पदों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, एक बहुपद बनता है। और बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों चर और अचर की। यहां हमने दो नाम लिखे हैं दोस्तों, चर एंड अचर। चर एंड अचर। देखिए दोस्तों चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल। इसे दोस्तों एक्स वाई जेड से दर्शाते हैं और इसका मान स्थिर नहीं होता है। इन्हें हम स्वेच्छा से बदल सकते हैं, कभी x लिख सकते हैं, कभी y लिख सकते हैं, कभी z लिख सकते हैं। यानी कि चरों का मान कभी भी स्थिर नहीं होता है, इन्हें हम अपने सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं। कैसे सर, कभी x कभी लिखते हैं 4x, कभी 5y, कभी 7z, है ना दोस्तों। तो x y z के पदों में लिखना वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, चर कहलाता है। यानी कि अल्फाबेट अक्षरों में लिखना और वो कहलाता है चर, और चरों का मान कभी स्थिर नहीं होता। ये था दोस्तों चर यानी कि वेरिएबल के बारे में। अब दूसरा पढ़ते हैं हम दोस्तों अचर के बारे में, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट यानी कि काउंटिंग, यानी कि गिनती, यानी कि जो हमारी जो गिनती होती है, यानी कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती है जैसे 1 2 3 4 5, ये जितनी भी संख्याएं होती है दोस्तों वो हमारी क्या कहलाती है, अचर कहलाती है। और अचर का मान दोस्तों कभी स्थिर होता है, यानी कि अचर का मान स्थिर होता है। जैसे एक, तो एक की जगह हम एक लिख सकते हैं, एक की जगह कोई दूसरा यूज थोड़ी कर सकते हैं ना। जैसे 4 है तो 4 लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, लिखें। जैसे हमने दोस्तों एक समीकरण लिखा 4x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0। दोस्तों ये मैंने एक समीकरण लिखा 4x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0। इसमें मैंने आपसे पूछा तो चर कौन सा है दोस्तों, तो चर क्या होगा दोस्तों, जो x y z की फॉर्म में हो। यानी कि यहाँ 4x स्क्वायर और 7y ये आपके दोस्तों क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों, चर कहलाएगा। और जो 10 है दोस्तों ये आपका क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों। यानी कि जो चर क्या कहलाएगा, जो x y की फॉर्म में दे रखा हो वो आपका क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। और जो कांस्टेंट यानी कि जो अचर पद यानी कि जो गिनती के रूप में, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, अचर कहलाता है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों गुणांक, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों हमारा जो टॉपिक है बहुपद, ठीक है दोस्तों, तो बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों बहुपद को दो प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में बांटा गया दोस्तों, दो प्रकार में। सर कौन कौन से, देखिए बोर्ड पे। सबसे पहला पदों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑफ टर्म, यानी कि बेस्ड ऑफ टर्म यानी कि पदों के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, घातों के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑफ डिग्री। यानी कि बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है दोस्तों, पदों के आधार पर, और फिर क्या है दोस्तों, घातों के आधार पर। पदों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और घातों के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर दोस्तों एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। घातों के आधार पर भी दोस्तों 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पदों के आधार पर। देखिए दोस्तों पदों के आधार पर मैंने आपको बताया कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों, 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों, 3 टाइप्स।
कितने? 3 टाइप्स। पहला एक पदी, पहला कौन सा है दोस्तों? एक पदी। एक पदी यानी इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो वो क्या कहलाता है? हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है दोस्तों। कैसा? ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो वो हमारा क्या कहलाता है? एक पदी, यानी कि जिसमें केवल और केवल दोस्तों क्या हो? वन टर्म हो, वो क्या कहलाता है? मोनोमियल। तो उदाहरण जैसे एक्स स्क्वायर, 3x², ax या x की घात 3/4, ये दोस्तों सिंगल है, ये देखो ये अलग है। x², ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, इनके साथ और कोई अन्य पद नहीं है, यानी कि दोस्तों क्या है? सिंगल सिंगल है। जैसे मैंने लिख दिया 100y, 7y, 10y, -15y, -7z, ये सभी एक पद है। और ऐसे बहुपद जो केवल एक पद में हो वो हमारा क्या कहलाता है? एक पदी, यानी कि मोनोमियल कहलाता है। दूसरा दोस्तों है द्विपदी, यानी कि बाइनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल दो पद होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? द्विपदी, यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। उदाहरण जैसे ax + b, तो ये दोस्तों एक और एक कितने पद हो गए? दो पद हो गए। 4x² + 3, यानी कि एक और एक दो कितने पद हो गए? दो पद हो गए। 7y - 5, एक और एक कितने पद हो गए दोस्तों? दो पद हो गए। x² / 3 + 4, एक और एक कितने पद हो गए दोस्तों? दो पद हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको एक पदी और द्विपदी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर है दोस्तों थर्ड नंबर त्रिपदी, ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल कितने पद हो दोस्तों? 3 पद हो। जिसमें केवल और केवल दोस्तों कितने पद हो? 3 पद हो, वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिपदी, यानी कि ट्राइनोमियल, यानी कि इसमें कितनी टर्म होनी चाहिए दोस्तों? 3 टर्म्स होनी चाहिए। देखिए दोस्तों 3x² + 5x और माइनस का 7y, यानी कि 1 2 3, कितने टर्म्स हो गए? इसमें 3 टर्म हो गए, यानी कि 3 पद हो गए। तो आपका वो क्या कहलाता है? त्रिपदी। जैसे ax² + bx + c, जैसे मैंने लिख दिया 7y³ + 5y + 11, तो ये दोस्तों जब 3 पद हो तो वो कहलाता है आपका त्रिपदी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि 2 या 3 से अधिक पदों वाला कोई हो तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? बहुपद कहलाता है। वापस सुन लीजिएगा दोस्तों, 2 या 3 से अधिक पदों वाला पद क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और बात कर लेते हैं दोस्तों शून्य पद, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। यदि किसी बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हों, वापस सुन लीजिएगा, यानी कि किसी बहुपद के सभी पदों के जो गुणांक है दोस्तों वो क्या होने चाहिए? यदि वो गुणांक शून्य हो, यानी कि वो कोएफिशिएंट 0, यानी कि वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपके शून्य पॉलिनोमियल, यानी कि शून्य पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये था पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। समझ में आ रही है दोस्तों मेरी बात आपको? दोस्तों अब पढ़ने जाने वाले हैं कि बहुपद की घात। अभी हमने घात के बारे में जो टॉपिक लिया था वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। यहां लिखा हमने चर x की बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की क्या कहते हैं दोस्तों? घात कहते हैं। यानी कि हमें कोई फलन दे रखा है, हमें कोई बहुपद दे रखा है, उसमें दोस्तों चर x की उच्चतम घात, जैसे मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिया, लिखा x की घात 5 + 3x की घात 4 माइनस 2x² + 1x माइनस का 4। इसमें देखिए दोस्तों क्या है, इसमें क्या लिखा? x की उच्चतम घात, यानी कि दोस्तों जैसे 5 4 2 और यहाँ x की घात कितनी दोस्तों? 1 है। तो उच्चतम घात कहाँ पे? x की घात 5, तो हमने ले लिया उच्चतम घात का पद क्या है दोस्तों? x की घात 5, जहां बहुपद की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5 हो जाएगी। यदि यहाँ पर ये x की घात 5 नहीं होता, बाकी कुछ होता, तो x की अधिकतम घात कितनी हो जाती दोस्तों? 4 हो जाती। या ये दोनों नहीं होकर अगर ये दे रखा होता तो x की घात अधिकतम क्या हो जाती दोस्तों? 2 हो जाती। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप ये जो चीजें अभी मैंने बता रखी है दोस्तों, ये सारी की सारी अपनी नोटबुक्स में अच्छे से नोट्स के साथ अच्छे से बना लेवे। ठीक है दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी काम आएंगे। और ऐसी चीजें दोस्तों
ये सारा का सारा दोस्तों बेसिक चीज है, और बेसिक चीजें हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप अपनी जो कॉपी यानी कि जो नोटबुक है उसमें दोस्तों हस्तलिखित नोट बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि बहुपद की घात कैसे होती है। यदि हमें कोई भी बहुपद दे रखा होता है, यदि उसमें x की यानी कि चर की जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात वाला जो पद होता है वही हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, घात कहलाएगी। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है बीजीय व्यंजक। कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग यानी कि प्लस, अंतर यानी कि माइनस, गुणन यानी कि गुणा एंड भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि चर तथा अचर राशियों के साथ यदि प्लस, माइनस, गुणा, भाग आदि मिलके जो बहुपद यानी कि जो समीकरण बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे यहाँ x की घात 3 यानी कि ये चर है, उसके साथ हमने माइनस ले लिया, ये 6x² है यानी कि ये चर है, उसके घात हमने प्लस ले लिया, फिर प्लस 9। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक को दोस्तों हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था बहुपद। ठीक है दोस्तों, फिर है तो संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोस्तों ये बेसिक चीजें जरूर अपने नोटबुक के अंदर उतार लेना, बड़े काम की चीजें। फिर बहुपद होने के लिए दोस्तों क्या शर्त होनी चाहिए, हम जो बहुपद जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो बहुपद हमें कोई समीकरण दे दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया ऐसे 3x की घात 3 प्लस 4x की घात -1, तो ये बहुपद है या नहीं, उसके लिए दोस्तों 3 महत्वपूर्ण शर्त है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। सर कैसे, हमें समझ में नहीं है। जैसे ये समीकरण दे रखा है आपके पास, यहां देखिए घातांक यानी कि यह x की घात 3 क्या है, 3 है, यानी कि 3 एक क्या है दोस्तों, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात 2 है तो ये एक पूर्ण संख्या है, यहाँ x की घात 1 है तो दोस्तों ये पूर्ण संख्या है। यानी कि यहाँ अगर ऐसे आ जाता x की घात, यदि जैसे x की घात अगर -3 हो गया तो ये दोस्तों क्या हो गई, एक अपूर्ण संख्या, यानी कि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि किस में आ रही है दोस्तों, माइनस में आ रही है। ठीक है, या आपके पास ऐसे आ जाता x की घात -1/2, तो ये दोस्तों किस में आ रही है, यानी कि ये -1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये दोनों दोस्तों आपके बहुपद नहीं हो सकते हैं। बहुपद होने के लिए पहली शर्त क्या है, उसकी जो घात दे रखी हो वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव हो, यानी कि वो प्लस की हो, यानी कि पूर्ण संख्या हो। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित या सीमित हो, यानी कि पदों की संख्या दोस्तों निश्चित और सीमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप लेते ही जा रहे हो, पद लेते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं, यानी कि पद होना है दोस्तों वो एकदम सीमित होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होने चाहिए, सीमित। जैसे ये हो गया 6x² ले लिया, x + 9 के बाद आप और लेते ही जा रहे हो, तो वो पद हमेशा असीमित नहीं होनी चाहिए, पद हमेशा दोस्तों सीमित होने चाहिए। तीसरी शर्त है दोस्तों, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर का गुणांक, गुणांक बोले तो दोस्तों मैं बता देता हूं गुणांक के बारे में, थोड़ा सा आपको यहां रफ कर लेते हैं। थोड़ा सा हम यहां एक टॉपिक डाल देते हैं दोस्तों, गुणांक। मैंने जैसे लिखा दोस्तों 5x, यहां मैंने आपसे पूछ लिया कि x का गुणांक बताइए, तो दोस्तों यहां x का गुणांक यानी कि x के पास क्या लिख रखा है 5, तो यहां x का जो गुणांक है यानी कि जो कॉफिशिएंट है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे मेरा जो अलजेब्रिक यानी कि जो एक वीडियो बना रखा है हमारे इन वीडियो से पहले, उसमें आपको जो अलजेब्रिक वाला जो वीडियो है उसमें चर और अचर राशियों का बिल्कुल अच्छे से आपको बता रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि बीजीय व्यंजक नाम से एक वीडियो है, उसमें आपको पूरा बता रखा है चर, अचर और गुणांक के बारे में। जैसे मैंने ले लिया आपके पास 7y², तो दोस्तों यहाँ y² का गुणांक, y² का गुणांक, y² के पास क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, तो y² का गुणांक कितना हो जाएगा, 7। तो हमारे जो तीसरा पॉइंट था, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, यानी कि यहाँ चर जैसे ये 7y² चर है, तो इस चर का गुणांक कौन है, 7। 7 क्या दोस्तों, एक वास्तविक संख्या है, जो पहले चैप्टर में आपको बता रखा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। जैसे ये x का गुणांक 5 क्या है दोस्तों, एक वास्तविक संख्या है। तो ये था दोस्तों बहुपद के बारे में बेसिक नॉलेज। ठीक है दोस्तों, इन चीजों का आप अपने नोटबुक में अच्छे से अच्छी सी राइटिंग से हेडलाइट करके उतार लेना। ठीक है दोस्तों,
और अब हम करवाएंगे अगला जो हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.1 के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।